गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज हम जो CUET और DU के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसमें हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप हिस्ट्री सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड मैंने फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन में कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए थे। आज ये सेकंड प्रैक्टिस क्वेश्चन सेशन होगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनको मैं एक्सप्लेन करूंगी और इसके अलावा भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो भी मैं कोशिश करूंगी एक्सप्लेन करने की। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस लर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। इसकी PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं वहां पे डाल दूंगी। तो आप अगर खुद से प्रैक्टिस करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मदर टंग ऑफ द मुगल्स वॉज पर्शियन, अरेबियन, तर्किश या उर्दू। तो इनमें से कौन सी मदर टंग थी मुगल्स की? तो इसका आंसर पर्शियन नहीं है। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो अरेबियन या उर्दू, इसका आंसर है तुर्किश। जो मुगल्स के फाउंडर थे वो थे बाबर, और अकबर वाज द वन जिन्होंने तुर्किश को हटा के पर्शियन मुगल कोर्ट्स में यूज करनी शुरू की थी। उससे पहले तुर्किश जो लैंग्वेज होती है तुर्क्स की वो ही यूज की जाती थी एज अ मदर टंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु मेड पर्शियन एज द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ मुगल। तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर चुकी हूँ मैं अभी ही पिछले क्वेश्चन में कि अकबर, औरंगजेब, बाबर या शाहजहां। तो बाबर के टाइम पे तुर्किश बोली जाती थी, इवन बाबर नामा भी तुर्किश में लिखा गया है। लेकिन पर्शियन एज अ कोर्ट लैंग्वेज अकबर के टाइम पे थी, एंड अकबर वाज द वन जिन्होंने पर्शियन इंट्रोड्यूस की। ऑल्सो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एक नया रिलीजन जिसका नाम क्या था? उसका नाम था दिन इलाही। और इन्होंने ही मनसबदारी सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया था। तो ये अगर आपसे 1 मार्कर में पूछा जाए कि मनसबदारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया या फिर दिन इलाही रिलीजन किसने इंट्रोड्यूस किया, तो यू नो द आंसर इज अकबर। और अकबर वाज द वन जिन्होंने सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, किसके बीच में हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। उसमें भी हेमू को डिफीट किया था इन्होंने। तो ये कुछ फैक्ट्स थे अबाउट अकबर जिसमें MCQ आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज सिटीज वाज नॉट द कैपिटल ऑफ मुगल कोर्ट? दिल्ली, आगरा, लाहौर, कैलकाटा। तो नॉट की बात हो रही है तो दिल्ली आंसर नहीं हो सकता, आगरा और लाहौर नहीं हो सकता, क्योंकि ये तीनों कैपिटल्स रही थी मुगल्स की। बट अगर हम कैलकाटा की बात करें तो ये मुगल्स की कभी कैपिटल नहीं रही। आगरा, लाहौर, दिल्ली, इवन जो फतेहपुर सीकरी है ये भी बैक एंड फोर्थ, मतलब कभी कोई कैपिटल शिफ्ट होती रहते थे। लेकिन कैलकाटा ब्रिटिश इंडिया में 1772 से पहले कैपिटल नहीं बनी थी। जब ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे ये तब कैपिटल बनी थी। एंड कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास ये तब बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज हो गए थे क्योंकि इन पे पोर्ट था इनके पास। लेकिन इससे पहले आगरा, दिल्ली, लाहौर, फतेहपुर सीकरी ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स हुआ करते थे। डैश वॉज द स्क्रिप्टोरियम। स्क्रिप्टोरियम खैर अभी मैं आंसर जब बताऊंगी तभी मैं इसका मीनिंग भी एक्सप्लेन करूंगी, अभी नहीं, पहले क्वेश्चन है। डैश वॉज अ स्क्रिप्टोरियम वेयर द एम्परर्स कलेक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट वाज प्रिजर्व्ड। लाइब्रेरी, किताब खाना, कारखाना, फोर्ट। तो किताब खाना यूज टू बी अ प्लेस जहाँ पे मुगल्स अपनी हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट रखा करते थे, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। इन पे पिक्चर्स बनाई जाती थी। आपने अगर जो मुगल्स के चैप्टर्स हैं उनमें हमने देखा था कि कैसे ड्राइंग्स बनाई जाती थी और एक एक चीज के स्टेप्स हुआ करते थे। तो स्क्रिप्टोरियम बेसिकली किताब खाना ही है जहाँ पे ये सारे की सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स को रखा जा रहा है। तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। उर्दू इज अ मिक्सचर ऑफ विच ऑफ दीज लैंग्वेजेस? हिंदी एंड बंगाली, पर्शियन एंड बंगाली, हिंदी एंड पर्शियन, हिंदी एंड तमिल।
तो हिंदी एंड बंगाली या पर्शियन एंड बंगाली या हिंदी एंड तमिल इज नॉट द आंसर. उर्दू इज अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड पर्शियन. इन दोनों के मिक्सचर से बनी है आपकी उर्दू. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. हु कंपाइल्ड आदि ग्रंथ साहिब? तो गुरु तेग बहादुर जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी. तो गुरु अर्जन देव जी इसका आंसर है और ये फर्स्ट ऑफिशियल एडिशन था सिक्स स्क्रिप्चर का अगर हम कहें, जो कि आदि ग्रंथ साहिब है, और इसको एक्सपैंड किया गया बाद में, और जो एक्सपैंडेड वर्जन है उसको हम कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब. ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए. तो जो भी फर्दर भी अगर कुछ एक्सप्लेन कर पा रही हूँ मैं, तो वो भी इसमें ध्यान रखिएगा, सिर्फ क्वेश्चन नहीं एक्सप्लेनेशन भी, क्योंकि इससे भी एक नया क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है. आगे बढ़ते हैं. विठला was the principal deity of Vitthal temple. Vitthal was known as an incarnation of Lord Brahma, Vishnu, Shiva या गणेश. तो विठला was the principal deity of Vitthal temple और ये incarnation of Lord विष्णु माना जाता है, जिनका एक अवतार माने जाते हैं विठल. तो ये incarnation of Lord विष्णु है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. विच ऑफ दीज फ्रेंच ट्रैवलर्स केम ड्यूरिंग 17th सेंचुरी? अल बिरूनी, इब्न बतूता, अबुल फैल या फ्रैंकोइस बर्नियर? तो वैसे इसके ऑप्शंस ही इतने ज़्यादा मैंने फनी है कि इसमें से आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि इन तीनों में से कोई नहीं है. ये फ्रैंकोइस बर्नियर जो भक्ति सूफी और इनमें ट्रैवलर्स के जो अकाउंट्स हैं, सॉरी भक्ति सूफी ट्रेडिशन कह रही थी मैं, जो ट्रैवलर्स के रिकॉर्ड्स में से जो ये फ्रेंच ट्रैवलर जिसकी बात हमने की थी वो थे फ्रैंकोइस बर्नियर. एंड ये 17th सेंचुरी में आए थे. ये फ्रेंच फिजिशियन और ट्रैवलर थे. और दारा शिको जो शाहजहां के बेटे थे, उनके ये फिजिशियन थे पर्सनल, एंड उन्होंने इनके बारे में काफ़ी, मतलब दारा शिको के बारे में फ्रैंकोइस बर्नियर ने काफ़ी कुछ मेंशन भी किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग टू मोरक्को? इब्न बतूता, अल बिरूनी, फ्रैंकोइस बर्नियर या अब्दुल समरंदी? तो फ्रैंकोइस बर्नियर तो इसका आंसर है ही नहीं, और जो मोरक्को से आए थे उनका आंसर है इब्न बतूता. एंड इन्होंने एक बुक लिखी थी, आपको मैं 5 सेकेंड्स दे रही हूँ, गेस करके बताओ इब्न बतूता ने, गेस नहीं आपको पता ही होना चाहिए कि इब्न बतूता ने कौन सी बुक लिखी थी. इसका आंसर है रिहाला. और इन्होंने उसे कौन सी लैंग्वेज में लिखा था? अरेबिक में. ये क्वेश्चंस 1 मार्कर में आ सकते हैं, इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. हु रोट किताब उल हिंद? कैलिन मैकेंजी, अल बिरूनी, अब्दुल समद लाहौरी या इब्न बतूता? तो जो किताब उल हिंद थी ये अल बिरूनी ने लिखी थी, और किताब उल हिंद भी अरेबिक में लिखी गई थी. आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ दीज फॉलोइंग सिटीज अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता वाज द लार्जेस्ट? सूरत, दिल्ली, दौलताबाद या आगरा? तो इब्न बतूता ने जब अपने रिकॉर्ड्स में लिखा है तो उन्होंने दिल्ली को एक लार्जेस्ट सिटी बताया है. उन्होंने कहा कि इसकी पॉपुलेशन बहुत ग्रेट है यहाँ पे, तो इसको लार्जेस्ट सिटी के तौर से उन्होंने बताया है. पॉपुलेशन वाइज भी उन्होंने इसको लार्जेस्ट बोला है. ग्रेट पॉपुलेशन है यहाँ पे. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन 12. सांची स्तूपा इज सिचुएटेड नियर भोपाल, नियर दिल्ली, नियर इंदौर या नियर आगरा? तो जो सांची स्तूपा है इट इज लोकेटेड नियर भोपाल, और ये कैपिटल भी है मध्य प्रदेश की, एमपी की. कुछ बेसिक पता ही होना चाहिए. Which of these was not the बेगम of भोपाल? शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम, नूर जहां बेगम या शाहजहां और सुल्ताना जहां बेगम? ए एंड बी. तो इसका आंसर है नूर जहां बेगम, क्योंकि ये मुगल क्वीन थी, मतलब ये मुगल एम्परर जो जहांगीर थे उनकी वाइफ थी. तो ये बेगम ऑफ भोपाल नहीं थी, ये तो मुगल एम्परर की वाइफ थी. तो ये दोनों तो हैं, पर ये नूरजहान बेगम तो नहीं है. तो आंसर है आपका सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. न्यू ट्रेडिशंस ऑफ बुद्धिज्म वाज कॉल्ड? श्वेतांबर, दिगंबर, हिनयाना या महायाना? तो जो न्यू ट्रेडिशन ऑफ बुद्धिज्म है वो महायाना कहलाया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें आपको 4 स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है. जैनिज्म वाज स्टार्टेड बाय ऋषभदेव,
Lord Mahavira was 24th Tirthankar of Jainism. Teaching of Jainism are given in Angar. Jainism started संघास to spread their message. तो जैन जो ट्रेडिशन है ना, इनमें तीर्थांकर्स होते हैं. तीर्थांकर्स का मतलब होता है टीचर्स. तो जो भगवान महावीर जो कि 24 तीर्थांकर ऑफ जैनिज्म थे, ये बिल्कुल सही है. और जो ये ऋषभ देव हैं, ये फर्स्ट टीचर थे. अगर हम जैनिज्म की बात करें तो फर्स्ट तीर्थांकर कौन थे? ऋषभ देव थे. तो ये भी क्वेश्चन का ये फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है. जो जैनिज्म की टीचिंग्स हैं ये अंगर में दी गई हैं, ये भी ठीक है. लेकिन भगवान जो गौतम बुद्ध थे, जो टीचर थे और जो बौद्धिज्म स्प्रेड कर रहे थे और प्रैक्टिस करते थे, उस ट्रेडिशन में बौद्धिज्म में संघास यूज किए जाते थे, लेकिन जैनिज्म में नहीं. तो ये स्टेटमेंट गलत है. तो 1, 2 और 3 ठीक है. फोर्थ स्टेटमेंट जो है संघास से रिलेटेड, ये गलत है. तो ये बौद्धिज्म में ओरिजिनेट हुए थे क्योंकि संघास. विच ऑफ दीज was the most powerful महाजनपदा? अगर हम 6th से 14th सेंचुरी के बीच की बात करें, कुरु, मगध, पंचाल या कंधार? सिंधार, इसमें कांधार होना चाहिए, इसे सिंधार लिख दिया मैंने. तो कुरु, मगध, पांचाल, सिंधार. तो इसका आंसर है 6th से 4th सेंचुरी में मगध एक बहुत पावरफुल महाजनपदा था. इसको जब मैंने चैप्टर को एक्सप्लेन किया था तो मैंने इसमें बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे. इसके फॉरेस्ट के कारण, रिवर गंगा, तो वो ट्रेड और जो रिवर और लैंड के थ्रू ट्रेड अच्छे से हो सकता है. फिर यहाँ के जो पावरफुल रूलर्स थे ना, उन्होंने भी इसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया था मगध को. हु फाउंडेड मौर्यन एम्पायर? अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या अजातशत्रु? तो ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल होना चाहिए. अगर आप अशोका और मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य में कंफ्यूज हो रहे हो तो आपने हिस्ट्री तो क्या ही पढ़ी है. मतलब चंद्रगुप्त मौर्य इज द आंसर. इनके ग्रैंड सन थे चंद्रगुप्त मौर्य के अशोका. हैंडराइटिंग में मत जाना, तो बात जरूर सुन लेना क्योंकि हैंडराइटिंग तो मेरी बहुत ही बुरी है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ये मौर्यन एम्पायर के बारे में आपको बताना है इनमें से कौन सी सही है. मौर्यन एम्पायर में 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स थे एम्पायर में. मेगस्थनीज ने मौर्यन एम्पायर के बारे में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका. अशोका फाउंडेड मौर्यन एम्पायर इन 321 BC. अशोका यूज्ड हिज रिसोर्सेज टू प्रोपोगेट बुद्धिज्म. तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट देखें कि 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स थे, तो यस ये थे, तो ये ठीक है बात. मेगस्थनीज रोट मौर्यन एम्पायर के बारे में, हाँ उन्होंने इंडिका बुक लिखी थी, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है. जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो टीचर और उनके मिनिस्टर माने जाते हैं चाणक्य, उन्होंने बुक लिखी है अर्थशास्त्र, वो एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है. ठीक उसी तरह इंडिका भी बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है. अब ये डेट में ना हम कभी कभी उलझ जाते हैं, हम पूरा पॉइंट देखते ही नहीं है. तो पूरी स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो अशोका फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर, तो इस तक कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है अगर डेट्स याद भी नहीं, क्योंकि ये स्टेटमेंट ऑल टुगेदर ही गलत है. अशोका यूज्ड हिज रिसोर्सेज टू प्रोपोगेट बुद्धिज्म, तो हाँ उन्होंने महामता और धामा प्रोपोगेट किया था. वो बुद्धिज्म कलिंगा वॉर के बाद उन्होंने काफी इंटरेस्ट भी शो किया था. तो फोर्थ पॉइंट बिल्कुल ठीक है. तो 1, 2 और 4 ठीक है, लेकिन अशोका फाउंडेड मौर्यन एम्पायर जो मैं आपको ऊपर बोल ही रही थी कि अगर आप कंफ्यूज हो तो बहुत ही बुरा हाल है आपका, वही यहाँ पे है. तो 1, 2 और 4 इज द आंसर, 3 इज रॉन्ग. आगे बढ़ते हैं. बिरजिस कादर वॉज द यंगर सन ऑफ नवाब शौकत अली, नवाब सिराजुद्दौला, नवाब मीर अली, नवाब वाजिद अली शाह. तो जो बिरजिस कादर है ये यंगर सन थे नवाब वाजिद अली शाह के. ये मैंने इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन में भी कराए थे, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप इसके बाद वो भी देख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है. कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स. आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट वाइज अप्लाई करना है. एबॉलिश ऑफ सती, पासिंग ऑफ विडो रीमैरिज एक्ट, द बिगिनिंग ऑफ द रिवोल्ट एंड क्वींस प्रोक्लेमेशन. बिगिनिंग ऑफ रिवोल्ट 1857, सती को एबॉलिश किया गया था 1829, काफी पहले कर दिया गया था. उसके बाद ही विडो रीमैरिज एक्ट आ गया था 1852 में. प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन, ये आई थिंक मैं श्योर नहीं हूँ बट लॉर्ड केनिंग थे उस वक्त,
जब ये डिक्लेयर किया गया था कि अब क्वीन का प्रोक्लेमेशन होगा। तो ये 1857 के बाद हुआ था, क्योंकि ये ब्रिटिश थोड़े झटके में भी आ गए थे, तो ये 1858 में हुआ था। मैं लॉर्ड कैनिंग का श्योर नहीं हूँ, बट आई हैव अ थॉट कि शायद वही थे उस वक्त। तो बाकी आप देख लेना। तो ये बिल्कुल एबॉलिश ऑफ सती सबसे पहले हुआ है, फिर विडो री मैरिज एक्ट आया है, फिर रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, और क्वींस प्रोक्लेमेशन उसके बाद हुआ है। क्योंकि अगर कभी कभी ना रिवोल्ट आ रहा है, यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट होती है तो हम 1942 की, या फिर कभी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आए, या साइमन कमीशन की बात हो तो अलग है, बट जब रिवोल्ट की बात हो रही है तो वो 1857 का ही जिक्र कर रहा है हमेशा। तो ये बिल्कुल 1 2 3 4 ऑर्डर में ही क्रोनोलॉजिकल आंसर्स दिए गए थे। तो ये थे आज कुछ 20 क्वेश्चन, इसमें से आपके कितने ठीक हुए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इससे पहले वाला जो प्रैक्टिस सेशन था, अगर वो नहीं प्रैक्टिस किया तो कर लेना, और अगर मेरी वीडियो देख ली थी तो एक बार टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करके खुद भी प्रैक्टिस कर लेना, इसको भी और पिछली वाली को भी। आगे भी मैं कुछ सेशंस डालूंगी, तो स्टे ट्यून्ड और उनको देखते रहना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।